हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मां सादे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या हिंदी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि किताब और व्याकरण दोनों से है। क्या किताब और व्याकरण दोनों मिलाकर हम आपके लिए लाए हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 1 नंबर में। क्या है कि कौन सी रचना मलयज की है? क्या कौन सी रचना जो मलयज की है? ऑप्शन को देखते हो। ऑप्शन ए एक चादर मैली सी, ऑप्शन बी भीनी भीनी बीनी चदरिया, ऑप्शन सी कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन डी मौत मुस्कुराए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, मलयज के द्वारा जो लिखा गया है क्या है? कविता से साक्षात्कार। क्या कविता से साक्षात्कार? इसलिए प्रश्न संख्या 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल किसके साथ गया था? क्या कहानीकार जो है तिरिच की लाश को जलाने के लिए जंगल किसके साथ गया था? यह जो कहानी है ना तिरिच चैप्टर से संबंधित है, जिसके लेखक हैं उदय प्रकाश। क्या जिसके लेखक हैं उदय प्रकाश। लेखक उदय प्रकाश तिरिच को जलाने के लिए जंगल अपने मित्र थानू के साथ जाते हैं। क्या अपने मित्र थानू के साथ जाते हैं? उसके बाद तीसरा नंबर का प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है मेरे दोस्त कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जे कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या जिद्दू कृष्णमूर्ति? इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चौथा प्रश्न को देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी। क्या मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। क्या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं? इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है क्या है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? क्या सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है इसका आंसर? पुष्टि मार्ग में। क्या कि सूरदास जो थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे और कृष्ण भक्ति में लग गए थे। 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। क्या तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कि तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे कौन थे? ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी शेष सनातन। क्या शेष सनातन जो थे तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे और शेष सनातन जो थे काशी के एक विद्वान थे। क्या काशी के एक विद्वान थे। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार बताना है कि सबके हित का जो वचन है कौन कहता है। ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन है सूर या सूरदास या कबीर या मलिक मोहम्मद जायसी या विद्यापति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबीर। क्या कबीर कहते हैं कि सबके हित का वचन कौन कहता है? कबीर कहता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है? छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में कितने छंद है? तो यहाँ 10 छंद है। इसको आप एक ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है या छत्रसाल दशक में हम लोग छत्रसाल दशक को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे है क्या? दशक। दशक का मतलब 10, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? मतलब जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है कि शिवाजी का महत्व जो है जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। बाकी बाद आंसू जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, इंद्रजाल भी प्रसाद जी की रचना है, आंधी भी जो है प्रसाद जी की रचना है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिवाजी का महत्व जो है प्रसाद जी की रचना नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार यह प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के
पिता का क्या नाम था? क्या सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या ठाकुर रामनाथ सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की है? क्या कौन सी कीर्ति है जो शमशेर बहादुर सिंह की है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी, काल तुझसे होड़ है मेरी। क्या काल तुझसे होड़ है मेरी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया 12 नंबर, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि गजानंद माधव मुक्ति बोध का, क्या गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कि गजानंद माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था 13 नवंबर, क्या 13 नवंबर 1917 ईस्वी, 13 नवंबर 1917 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है, व्याकरण से प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि गणेश की संधि का उदाहरण है। क्या गणेश की संधि का उदाहरण है? तो सबसे पहले क्या है कि गणेश का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? गण, क्या गण धन ईस आएगा। क्या गण धन ईस आएगा और गण धन ईस आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? गुण संधि। क्या गणेश में गुण संधि है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया 14 नंबर, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि इत्यादि का संधि विच्छेद करें। क्या इत्यादि का संधि विच्छेद करें? तो इत्यादि का जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये आता है इति धन। क्या इति धन आदि। क्या इति धन आदि। क्या इति धन आदि, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी, इति धन आदि। क्या इति धन आदि, और यह स्वर संधि है। क्या यह स्वर संधि है। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है। क्या है कि पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? क्या पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? तो पर्यावरण का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, इसका जो संधि विच्छेद होता है कि परिधन आवरण। क्या परिधन आवरण, और पर्यावरण जो है अनुसंधि का उदाहरण। क्या पर्यावरण अनुसंधि का उदाहरण है। आपको बता देना चाहते हैं, यदि आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि मनोरंजन की संधि का उदाहरण है। तो सबसे पहले संधि को पहचानने के लिए आप क्या कीजिए कि उसका विग्रह कीजिए। तो मनोरंजन का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? मना, क्या मना धन रंजन। मनोरंजन का संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा क्या? मना, धन में रंजन आ जाएगा। क्या रंजन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विसर्ग आ गया। तो जब भी विसर्ग आता है तो वहां पे विसर्ग संधि होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कि मनोरंजन एक विसर्ग संधि है मेरे दोस्त। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रामर से है, व्याकरण से है कि चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में समास है। तो चौराहा कहने का मतलब चार राहों का समारोह, उसे चौराहा कहते हैं, या चार राहों का जो समूह रहता है उसे ही चौराहा कहते हैं। तो चौ का मतलब होता है चार, और चार एक संख्या है, तो जब संख्या का बोध होता है तो होता है द्विगु समास। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, क्या है? 18 नंबर का प्रश्न, रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो सबसे पहला क्या आपको एक ट्रिक बताए हैं कि जब भी योजक चिन्ह आए, क्या जब भी योजक चिन्ह आए तो वहां पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्या द्वंद्व समास हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। या दूसरा ट्रिक जो बताए हैं द्वंद्व समास को पहचानने का दूसरा ट्रिक क्या है कि जो शब्द है, क्या दोनों शब्द क्या रहेगा? एक दूसरे के उल्टा रहेगा दिया हुआ। जैसे यहाँ पे दिन है और दिन रात है, रात का उल्टा क्या होता है? दिन। तो रात दिन मतलब जब भी उल्टा शब्द आए जोरा में से तो क्या होगा? हमेशा द्वंद्व समास होगा। लेकिन इसका एक सिंपल सा यही ट्रिक आप पहचानिए कि जहां भी आप योजक चिन्ह इस तरह से देख लीजिए वहां पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है? रसगुल्ला में कौन सा समास है? क्या रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो रसगुल्ला किसको कहते हैं? जिसमें रस रहता है। तो जब क्या जिसमें रस होता है उसे क्या कहता है? रसगुल्ला कहा जाता है। मतलब रसगुल्ला का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें क्या आता है? विभक्ति चिन्ह आता है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें भी विभक्ति चिन्ह आए तो वहां पे क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न दिया गया है, काफी आसान प्रश्न हमारे पास दिया गया है, बहुत ही इजी प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है? क्या निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या? जलोष्मा। क्या? जलोष्मा। उसके बाद क्या है
कि नौकर का विलोम क्या है। तो नौकर का विलोम हम लोग जानते हैं कि अधिकारी होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 22 नंबर में, क्या है कि सकाम का विलोम क्या है। सकाम का जो विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा। क्या सकाम का जो विलोम होगा निष्काम होगा। उसके बाद क्या है कि अनंत का विलोम क्या है। अनंत का विलोम क्या है, तो अनंत का जो विलोम होता है क्या होता है, सीमित हो जाता है। अनंत का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि अनंत हो गया, असीमित का मतलब लिमिट हो गया, मतलब वही हो गया सीमित। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए, अनंत का विलोम सीमित होता है। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि उर्वरा, क्या उर्वरा का विलोम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उर्वरा का विलोम होता है क्या होता है, ऊसर होता है। क्या ऊसर होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। क्या घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले प्रत्यय किसको कहते हैं, तो प्रत्यय वैसा शब्द है जो किसी शब्द के क्या होता है कि अंत में लगता है। सिंपली आप समझिए कि जो किसी शब्द के अंत में लगता है उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। तो इस शब्द को आप ध्यान से देखिए कि घबराहट, क्या घबराहट, तो घबराहट में क्या प्रत्यय अंत में लगा हुआ है, आहट लगा हुआ है। क्या आहट लगा हुआ है। क्या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि घबराहट में आहट प्रत्यय है। यहाँ पे आप कर लीजिएगा आहट। क्या यहाँ पे हो जाएगा आहट। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 26 नंबर का। क्या है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, मतलब किस शब्द के अंत में आवा नहीं लगा हुआ। तो दिखावा में भी आवा लगा हुआ है, चढ़ावा में भी आवा लगा हुआ है, भुलावा में भी आवा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लावा में आवा नहीं लगा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेरे दोस्त की कनिष्ठ। क्या कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, तो कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है। तो हम लोग जानते हैं कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है। क्या इष्ट प्रत्यय है। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि त्रिदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कृदंत प्रत्यय जो रहता है क्या होता है कि क्रिया शब्द के साथ जुड़ता है। क्या क्रिया शब्द के साथ जुड़ता है। उसके बाद क्या है कि पवन का पर्यायवाची नहीं है। क्या पवन का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पवन का जो पर्यायवाची नहीं है क्या है, अनल। क्या अनल जो है पवन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बात यहाँ पे अनिल भी पवन का पर्यायवाची है, समीर भी पवन का पर्यायवाची है, मारुत भी पवन का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनल क्या है, पवन का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अनल का मतलब होता है आग। अनल जो है आग का पर्यायवाची है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। क्या हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची कौन नहीं है, सलील नहीं है, क्योंकि सलील जो है जल का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है व्याकरण से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। क्या परंपराओं का विपरीत कार्य करना। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। क्या है कि आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग क्या है। तो आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग, तो सिंपली आप समझिए कि आंख दिखाने का मतलब हो गया कि गुस्सा वो कर रहा है, तो इसमें मुहावरा का सही प्रयोग करना। तो ऑप्शन को देखिए कि सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई। तो डॉक्टर को जब सीता आंख दिखाई इसका मतलब सीता का आंख खराब होगा। तो यहाँ पे ये तो गुस्सा नहीं कर रही है, इलाज कराने गई, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, श्याम साहूकार को आंख दिखाता है, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। उसके बाद अगला ऑप्शन को देखते हैं, वह दर्पण में आंख देखता है, तो वो तो आंख को देख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। क्या है, राम आंख से देखता है, तो वो तो सब जानता है कि राम आंख से देखता है, मतलब किसमें आपको गुस्सा का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या है कि श्याम साहूकार को आंख दिखाता है। क्या होता है कि श्याम जो है साहूकार को आंख दिखाता है, मतलब श्याम जो है साहूकार पर गुस्सा करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। फाइनली इसके आंसर के बारे में बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि कांटा बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है। उस ऑप्शन के भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना या प्यार करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कांटा बोना मुहावरे का जो अर्थ होता है हानि पहुंचाना। क्या कांटा बोना मुहावरे का जो अर्थ होता है हानि पहुंचाना। 34 नंबर का प्रश्न जो है व्याकरण से, क्या है कि चार चांद लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है, मतलब चार चांद लगाना जो होता है उसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन को देखते हैं, चार चांद दिखाई देना, ये तो गलत है।
सुंदरता बढ़ जाना, ऑप्शन सी 4 चांद की सुंदरता, ऑप्शन डी उजाले की वृद्धि, उजाले में वृद्धि होना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कि 4 चांद लगाना। क्या 4 चांद लगाना मुहावरे का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त क्या होता है, सुंदरता बढ़ जाना। क्या सुंदरता बढ़ जाना। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, क्या है कि कमल का पर्यायवाची क्या है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, जलज होता है। उसके बाद क्या है कि अनंत का पर्यायवाची है, तो अनंत का जो पर्यायवाची होता है शेषनाग होता है। क्या शेषनाग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 37 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग का जो प्रयोग होता है किसी शब्द के पहले होता है, मतलब शब्द के प्रारंभ में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास देखते हैं, क्या है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। क्या प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, मतलब प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग। तो उपसर्ग कहने का मतलब जो शब्द के पहले लगता है, पहले लगा हुआ प्र, इसलिए इसका प्र आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, क्या बेईमान उपसर्ग नहीं होगा, इन उपसर्ग नहीं होगा, बेई उपसर्ग नहीं होगा। यहाँ पे क्या टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बे, क्या बेईमान में बे मिस्टेक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। क्या प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है काफी इंपोर्टेंट कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो ओ सदा नीरा जो निबंध है क्या है, किस पुस्तक से लिया गया है, बोलते छंद से लिया गया है। क्या बोलते छंद से लिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ओ सदा नीरा जो है बोलते छंद से लिया गया है। और सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है, क्या है कि कृष्ण का विलोम क्या होता है। तो कृष्ण का जो विलोम होता है शुक्ल होता है। क्या शुक्ल होता है। उसके बाद क्या है कि स्तुति का विलोम होता है। तो स्तुति करना हम लोग सुने, स्तुति करना का क्या होता है, निंदा करना। तो इसलिए स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 44 नंबर, क्या है कि अर्थार्थ के इस लेन देन का नाम ही संस्कार है। क्या अर्थार्थ के इस लेन देन का नाम ही संस्कार है, संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। क्या यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी मलियज। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब कि बड़ा भाई को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बड़ा भाई को बोलेंगे अग्रज बोलते हैं। क्या बड़ा भाई को अग्रज बोलते हैं और छोटा भाई को अनुज बोलते हैं। क्या छोटा भाई को अनुज। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द। जिसके बिना काम नहीं चलता उसको क्या कहते हैं, अपरिहार्य कहते हैं। क्या अपरिहार्य कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मुक्ति बोध मतलब गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गजानंद माधव मुक्ति बोध का जो जन्म स्थान है कहाँ है, सयोपुर है। क्या सयोपुर है। मतलब इसका जो गजानन माधव मुक्ति बोध का जो पूरा जन्म स्थान है क्या है, सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्या सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ पे सयोपुर दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सयोपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद क्या है कि झंझट का पर्यायवाची होगा। क्या झंझट का पर्यायवाची क्या होगा, झंझट का पर्यायवाची दुख नहीं हो सकता है, परेशानी हो सकता है, यहाँ पे परेशानी भी और क्या है बवाल भी हो जाएगा। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न एक दो आ जाता है कि जिसका आंसर 1 से 2 ऑप्शन भी रहता है, तो कोई भी आप मारेगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्या है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो डरावना का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा, भयानक होगा। उसके बाद अगला प्रश्न 50 नंबर का लास्ट प्रश्न है हमारे पास कि पंचायती राज में क्या खो गए। तो पंचायती राज में क्या खो गए, पंच परमेश्वर। और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पिछले 8 से 7 वर्षों में लगातार पूछा गया है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ नोट चाहिए, क्या फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्या एमएस टीचिंग सेंटर, क्या एमएस टीचिंग सेंटर या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए।